नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन एक बार पुनः आपके सामने एक एथिक्स केस स्टडी लेकर उपस्थित हूँ। मैं 1977 बैच का हरियाणा कैडर का आईएएस ऑफिसर हूँ, जो कि चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और मैं यूपीएससी में एडवाइज़र के रूप में भी जो है कार्य कर चुका हूँ। तो एथिक्स की केस स्टडी एक नई आपके सामने प्रस्तुत है। तो इस केस स्टडी को आप ज़रा समझें और हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस केस स्टडी का विश्लेषण करेंगे। तो केस स्टडी ये है कि डॉक्टर मीरा एक इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक बहुत सीनियर अधिकारी हैं और वो जो है सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा लागू करने के लिए बहुत उत्सुक हैं और पूरे जीवन भर उन्होंने अपने करियर में अपना एक ध्येय बनाया था कि लोगों के लिए सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। उनके पति डॉक्टर राघव जो हैं वो एक बहुत ही प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट है। ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं और एक प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी में कैंसर ड्रग्स में स्पेशलाइज करते हैं। अब भारत सरकार जो है वो चाहती है एक नई फार्मास्यूटिकल पॉलिसी लाई जाए जो कि एसेंशियल ड्रग्स के प्राइसेस को कंट्रोल कर सके, यानी उनको ठीक मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराया जा सके और प्रमुख रूप से उसमें कैंसर की दवाइयाँ। अब एक पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस चल रहा है। सिविल सोसाइटी पब्लिक को कंसल्ट किया जा रहा है और डॉक्टर मीरा जो है उस पॉलिसी को फाइनलाइज करने के लिए अधिकृत की गई है। तो वो जो डॉक्यूमेंट डॉक्टर मीरा बनाएंगी अंततोगत्वा कैबिनेट से उसको अप्रूव कराया जाएगा। अब ये जो नई पॉलिसी है इसका इम्पैक्ट जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ेगा, यानी उनको जो नफा मिलता था उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। जो लाभ मिलता था, प्रॉफिट मिलता था, उसमें कमी आएगी क्योंकि कैंसर की दवाओं को इस पॉलिसी के तहत उनका दाम जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, मूल्य जो है उसको सीमित किया जाएगा, एक कैपिंग लिमिट डाली जाएगी। तो इस कारण से जब हम लिमिट लगा देंगे तो सस्ते दामों पर कैंसर की दवा लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। डॉक्टर मीरा का जीवन का ध्येय यही था कि वो कैंसर की दवाएं सस्ती दाम के ऊपर लोगों को उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन इसका विपरीत असर उन कंपनी के ऊपर पड़ेगा क्योंकि जब आप एक कैपिंग लिमिट लगा देंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनको जो नफा अभी तक कमा रही थी वो नफा जो है कम हो जाएगा। तो डॉक्टर राघव जो हैं, जो उनके पति हैं, जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको अभी तक जो रेवेन्यू मिल रहा था, लाभ मिल रहा था, उसमें भी बहुत कमी आएगी अगर ये नई पॉलिसी जो है लागू कर दी जाती है। और नई पॉलिसी लागू करना किसने करना है? वो उनकी पत्नी डॉक्टर मीरा ने करना है। तो उनको जो है जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो इस फार्मास्यूटिकल कंपनी जहाँ पर कि डॉक्टर राघव काम कर रहे हैं, उनको भी अपनी कैंसर की दवाओं का मूल्य कम करना पड़ेगा और जिसके कारण जो है उनके प्राइसेस में कमी आएगी और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी कमी आएगी। और इसका एक और असर पड़ने वाला है कि जब प्रॉफिट्स में कमी आएगी तो जो क्रिएटिविटी और इनोवेशन, यानी इस क्षेत्र में नए-नए जो इनोवेशंस किए जाते हैं, नई-नई दवाएँ लाई जाती हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर भी रुकावट पड़ेगी क्योंकि जब प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, तो इस प्रकार के इनोवेशन करना भी उतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि इनोवेशन या रिसर्च डेवलपमेंट में काफ़ी मात्रा में रेवेन्यू जो है खर्च होती है, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना होता है। तो इस कारण से इनोवेशन के अंदर भी कमी आएगी। अब आगे चलते हैं।
प्रश्न ये उठता है कि इसके अंदर कौन-कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। इस केस स्टडी के अंदर हमको ये स्टडी करना पड़ेगा कि इसके अंदर स्टेक होल्डर किनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। कुछ पर अनुकूल पड़ेगा, कुछ पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। और दूसरा, क्या एथिकल इश्यूज इसके अंदर उभर कर आते हैं। मेक ए टेबल ऑफ वेरियस चॉइसेस। तो जो भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं और जो एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व हैं, उनके बाद आपको एक टेबल बनाना होगा और उस टेबल में जो जो विकल्प आपके सामने उपलब्ध हैं, उन विकल्पों के ऊपर चर्चा करनी होगी। क्योंकि केस स्टडी का विश्लेषण करने के लिए हमें सबसे पहले केस स्टडी को समझना होता है, उसके बाद उसके की स्टेक होल्डर्स देखने होते हैं, फिर उसके अंदर एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व हैं और फिर हमारे सामने क्या क्या विकल्प उपलब्ध है। तो हमें एक टेबल बनाना होगा जिसमें जो जो विकल्प हैं, उन हर विकल्प के ऊपर चर्चा करनी होगी कि उसके अंदर क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। और अंततोगत्वा इन सभी विकल्पों में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होगा डॉक्टर मीरा के लिए। अब डॉक्टर मीरा को एक टाइट रोप वॉकिंग करनी है। उनके सामने एक असमंजस की स्थिति आएगी। एक तरफ तो उनके पति की फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसमें उनके पति काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर मीरा अपने जीवन भर उनका एक स्वप्न था कि सस्ती दवाएं कैंसर की जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। तो इन दोनों के अंदर एक अब क्लैश होता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो अब हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ते हैं। स्टेक होल्डर को सबसे पहले हमें समझना होगा कि कौन कौन से स्टेक होल्डर। पहला स्टेक होल्डर डॉक्टर मीरा है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में जो काम कर रही है, एक वरिष्ठ पद के ऊपर आसीन है। दूसरे डॉक्टर राघव हैं और डॉक्टर राघव कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट और फाउंडिंग पार्टनर हैं। तो वो जो प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके वो पार्टनर भी हैं। तीसरा स्टेक होल्डर है भारत सरकार। चौथे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका पक्ष रखने वाले। पांचवा है पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट। पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट का क्या मकसद है, दवाओं के दाम जितने कम हो सके, वो पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। छठा, पेशेंट्स एडवोकेसी ग्रुप्स। जो पेशेंट्स हैं उनमें से बहुत गरीब भी हैं, तो पेशेंट्स का जो पक्ष रखने वाले ग्रुप्स हैं वो भी हैं। तो देखिए, पेशेंट्स का एडवोकेसी ग्रुप्स रखने वाले और पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट, ये दोनों लगभग इनका पक्ष एक ही होगा। इन दोनों का पक्ष है कि दाम दवाइयों के कम से कम करे जा सके। और जो डॉक्टर राघव है उनका पक्ष ये होगा, उनके लिए अनुकूल ये बात होगी कि दवाओं के दाम कम ना हो, ताकि उनकी रेवेन्यू जो है वो कम ना हो सके। और डॉक्टर मीरा जो कि खुद इंडियन गवर्नमेंट के अंदर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में एक सीनियर अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं, उनका जीवन का स्वप्न है कि आम नागरिक को दवाएं कम से कम दाम के ऊपर उपलब्ध कराई जा सके। और आखिरी में इंडियन सिटीजन्स हैं, यानी भारत के नागरिक हैं, वो भी तो स्टेक होल्डर है। अब आगे चलते हैं। एथिकल इश्यूज इस केस स्टडी में क्या क्या है, उनका विश्लेषण करें। पहला, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि दो तरफ के इंटरेस्ट हैं और दोनों जनरली विपरीत होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो मैंने आपको बताया, एक इंटरेस्ट है डॉक्टर मीरा का, पेशेंट्स का, सिटीजन्स का, जो कि चाहते हैं कि कम से कम दाम के ऊपर दवाएं उपलब्ध हों। और दूसरा इंटरेस्ट किसका है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का, जो कि नहीं चाहती है कि दाम कम किए जाए, क्योंकि उससे उनका प्रॉफिट कम होगा। और इनोवेशन के अंदर जो वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे नई नई दवाइयों की खोज के लिए,
अब उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास समुचित मात्रा में धन उपलब्ध नहीं होगा। तो पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, डॉक्टर मीरा's पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विथ डॉक्टर राघव may affect her objectivity and impartiality। तो डॉक्टर मीरा के हस्बैंड हैं डॉक्टर राघव, तो उनकी पर्सनल रिलेशन भी है और प्रोफेशनल भी है। प्रोफेशनल क्यों? क्योंकि डॉक्टर राघव इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है डॉक्टर मीरा। दोनों के इंटरेस्ट विपरीत हैं, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है डॉक्टर मीरा में डॉक्टर राघव के बीच में। और चूंकि वो उनके पति हैं, तो उस हालत में वो कहीं ना कहीं डॉक्टर मीरा की ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, रैशनैलिटी, प्रैग्मेटिज्म को अफेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि एक तरफ उनके पति भी तो हैं और दूसरी तरफ उनकी इच्छा है और भारत सरकार की भी इच्छा है, तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो उनको ड्राफ्ट करने में पॉलिसी में कठिनाइयां आ सकती है, क्योंकि उनके ऊपर दबाव दोनों तरफ से रहेगा। दूसरा, एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, तो कम दाम की दवाइयां जो हैं उपलब्ध कराना, ये भी तो एथिकल इशू है। क्योंकि मकसद ही ये है, पॉलिसी क्यों बनाई जा रही है? फार्मास्यूटिकल पॉलिसी इसलिए बनाई जा रही है कि कम दाम के ऊपर कैंसर जैसे असाध्य बीमारियों की दवाएं जो है आम नागरिक को उपलब्ध कराई जा सके। तो एक्सेस टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर, बैलेंसिंग द नीड फॉर अफोर्डेबल ड्रग्स फॉर द पॉपुलेशन विद द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो यहाँ पर ये दूसरा एथिकल इशू ये है, कम दाम पर उपलब्ध कराना, लेकिन साथ में ये भी तो देखना है कि वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दाम इतने कम ना हो जाए कि उनके लिए आगे बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाए। वो बिजनेस भी तो आगे चलाना उनके लिए आवश्यक है, तो उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, सस्टेनेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन, potential negative consequences on research and development of new treatments due to reduced revenue for pharmaceutical companies। क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की रेवेन्यू जो है, लाभ जो है वो कम हो जाएगा, तो रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन में लगाने वाली प्रचुर मात्रा की राशि अब कम हो जाएगी, इसलिए नया इनोवेशन करने के लिए मुश्किलें आएंगी फार्मास्यूटिकल कंपनी के सामने। ये हम लोगों ने एथिकल इश्यूज की बात की। अब हम लोग आते हैं ऑप्शंस, चॉइसेस, क्या विकल्प है इस केस स्टडी के अंदर। तो डॉक्टर मीरा के सामने कुछ विकल्प जो उभर कर सामने आते हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे। इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है? प्रोटैगनिस्ट यानी मेन लीड कौन है? डॉक्टर मीरा है। और डॉक्टर मीरा को अब फैसला लेना है कि उन विकल्पों में से किस विकल्प को वो चुनना चाहेंगे। पहला विकल्प, प्रोसीड विथ ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एज प्लान्ड, यानी जैसा चल रहा था वैसे चलने दें। डॉक्टर मीरा प्लान करती रहें पॉलिसी बनाने के लिए। उसकी मेरिट्स क्या है? इससे जो है अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिलियंस ऑफ इंडियन सिटीजन्स को मिलेगी। तो उनका ध्येय भी तो यही था कि कम दाम पर दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। तो डॉक्टर मीरा अगर वहाँ पर उस पॉलिसी को बनाने में लगेंगी, उनका उनका निर्णय होगा, तो जाहिर है उनका अंदर स्वप्न है मन में कि इसको कम दाम पर किया जाए। तो इसकी मेरिट्स ये होगी कि भारत की जनता को कम दामों में असाध्य बीमारियों के लिए ड्रग्स जो है मुहैया करा सकेंगी। ये तो मेरिट्स हो गए। इससे प्रमोट क्या होगा? सोशल वेलफेयर और इक्विटी। अब इसकी डीमेरिट्स देखिए। इस हर विकल्प का एक मेरिट भी होता है और डीमेरिट भी होता है। अब डीमेरिट्स में क्या है? डीमेरिट ये है कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, could negatively impact innovation and research and development, और इसके कारण फार्मास्यूटिकल कंपनीज की रेवेन्यू या लाभ वो कम हो जाएगा, और जिसके कारण डॉक्टर राघव की फार्मास्यूटिकल कंपनी का भी लाभ काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसलिए उनकी सस्टेनेबिलिटी कम होगी। तो ये इसकी डीमेरिट हुई।
तो क्या हुआ इस ऑप्शन की मेरिट? मेरिट तो ये है कि दवाइयों के दाम कम हो जाएंगे, सोशल वेलफेयर होगा, इक्विटी होगी, लोगों को कम दाम पर असाध्य बीमारियों की दवाएं मिल सकेंगी। उन असाध्य बीमारियों की दवाओं में कैंसर की भी ड्रग है। तो जो कैंसर बनाने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिनमें से एक कंपनी उनके पति उसके पार्टनर भी हैं, डॉक्टर राघव, उनकी रेवेन्यू और उनका लाभ उस कंपनी का कम हो जाएगा। तो वो उनको एडवर्सली, प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। अब दूसरा ले लीजिए, दूसरा विकल्प है रिक्यूज हरसेल्फ फ्रॉम ड्राफ्टिंग द पॉलिसी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो डॉक्टर मीरा ये कहें कि चूंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, तो मैं इस पॉलिसी बनाने से अपने आप को दूर करती हूँ। रिक्यूज करना माने अलग करना। तो चूंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए वो कहें कि यदि आप मेरे जगह पर किसी और को पॉलिसी बनाने के लिए स्थान दे दें, किसी और को नियुक्त कर दें, क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक तरफ मुझे दाम कम करना है, दूसरी तरफ मेरे पति का है कि कंपनी है, उसके कारण हो सकता है मैं विचलित हो जाऊं, अपने फैसला लेने में विचलित हो जाऊं। तो इसलिए रिक्यूज हरसेल्फ फ्रॉम ड्राफ्टिंग द पॉलिसी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके मेरिट्स क्या होंगे? मेरिट ये है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। जब वो इंचार्ज ही नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आने का प्रयास सवाल ही नहीं उठता है। और इससे एक इम्पार्शियल पॉलिसी जो है, यानी कि निष्पक्ष पॉलिसी जो है, उभर कर सामने आ पाएगी, क्योंकि उसको डॉक्टर मीरा तो नहीं बनाएंगे, किसी और डॉक्टर को उसका इंचार्ज बना दिया जाएगा। अब इसकी डीमेरिट क्या है कि डॉक्टर मीरा का जो स्वप्न था, एक अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी टू एडवोकेट फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर, वो उसकी समाप्त हो जाएगी। ये उनको मौका मिला था, ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो उनको जो ये मौका मिला था कि कम दाम पर इन बीमारियों की दवा जो है वो पेशेंट्स को उपलब्ध कराएं, वो उनका स्वप्न अधूरा रह जाएगा। और जो दूसरा उनका स्थान लेगा, हो सकता है जितनी डेडिकेटेड डॉक्टर मीरा थी, उतना डेडिकेटेड दूसरा ऑफिसर न हो जो उनका स्थान लेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा ध्येय था, एम था कि कम दाम पर मिल दवा उपलब्ध हो सकता है दूसरा आदमी उसको पूरी तरह से लागू ना कर सके। अब तीसरा विकल्प है मॉडिफाई द पॉलिसी टू अकोमोडेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज कंसर्न। तीसरा विकल्प यह है कि डॉक्टर मीरा जो है उस पॉलिसी में कुछ परिवर्तन ले आए, और उस परिवर्तन को इस प्रकार से ले आए कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज की भी जो कंसर्न्स हैं, उनके भी जो इंटरेस्ट हैं, उनको भी ध्यान में रखें, और साथ में दवाओं का दाम भी जो है वो कम से कम रखा जाए, यानी दोनों में बैलेंस किया जा सके। तो उस हालत में मेरिट्स क्या होंगी? इससे जो है इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट फंडिंग का जो मुद्दा है वो भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप सफिशिएंट रेवेन्यू उनके लिए रख लेंगे, तो जाहिर है कि उस रेवेन्यू में से इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए कुछ न कुछ राशि उपलब्ध हो जाएगी। तो वो जो हमारा मकसद था कि दाम इतने कम ना हो जाए कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी इफेक्ट हो जाए कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम ना हो सके, तो वो भी जो है हमारा कंसर्न एड्रेस हो जाएगा और एक बैलेंस्ड अप्रोच निकल कर आएगी। इसकी डीमेरिट्स क्या होंगी? डीमेरिट्स ये हैं कि इसके कारण जो लेस अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर इंडियन सिटीजन्स, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टिल एग्जिस्ट। तो अब जो दवाएं आएंगी वो उतना कम दाम नहीं होगा जितना कि उसका उनका मन था डॉक्टर मीरा का, क्योंकि आप बैलेंस कर रहे हैं, आप उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं, साथ में आपको कम दाम भी करना है। तो जाहिर है कि अब उतना दाम कम नहीं हो पाएगा दवाओं का जितना कि पहले हो सकने की सोच रहे थे, क्योंकि अब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी कुछ न कुछ मुनाफे की राशि छोड़ रही हैं। तो इसलिए उनका जो ध्येय था कि एकदम कम हो जाए दाम दवाओं की, वो भी नहीं पूरा हो पाएगा। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी रहेगा, क्योंकि आप कुछ भी कम कर दीजिए, लेकिन इसके बीच में जो ये घर्षण है दोनों विपरीत ग्रुप्स के अंदर, वो तब भी रहेगा इसके अंदर। और किसके के बीच में है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और उनमें डॉक्टर राघव भी है, और दूसरी तरफ डॉक्टर मीरा है, जिनका मन है कि इसका दाम कम कर सके। एक और विकल्प है
propose alternative methods to support innovation and research and development without compromising affordability। यानी कि दवाओं के दाम तो जितना कम आप करना चाहते थे सस्ती कर दीजिए और उनको रिसर्च और डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए किसी और तरीके से उन फार्मा कंपनीज को जो है राशि वो मुहैया करा सके। आप समझ रहे हैं ना कि एक तरफ हम दाम जितना कम करना चाहते थे, एफोर्डेबिलिटी लाना चाहते थे दवाओं का, वो तो हम लाएंगे। अब जो फार्मा कंपनीज हैं चूंकि उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, उनको रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए जो भी राशि की आवश्यकता है उसको सरकार किसी और तरीके से उनको वो राशि दिलवाई जा सके। सो प्रपोज ऑल्टरनेट मेथड्स टू सपोर्ट इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एफोर्डेबिलिटी। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स में समझ लीजिए। मेरिट्स क्या है? इससे क्या होगा कि अफोर्डेबल हेल्थ केयर आपकी दे सकेंगे, कम दाम के ऊपर दवाइयाँ मिल जाएंगी जो कि उनका स्वप्न भी था, और साथ में इनोवेशन के लिए कुछ न कुछ इंसेंटिव उन फार्मा कंपनी को भी आप दे देंगे। तो दोनों पक्ष जो है इसमें संतुष्ट हो जाने की संभावना पूरी है। मे लीड टू मोर सस्टेनेबल सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से एक लंबे समय के लिए कोई ना कोई आपके सामने एक अच्छा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये है, मे बी चैलेंजिंग टू आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट वायबल ऑल्टरनेटिव्स। अब वायबल ऑल्टरनेटिव की बात तो हमने कर ली कि भाई इनोवेशन के लिए, लेकिन हमको ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि इसके अंदर किस प्रकार से हम उनको इनोवेशन के लिए राशि दे सकते हैं, और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फिर भी चलेगा, फिर भी लागू रहेगा, क्योंकि आपको पहले सोचना पड़ेगा कि एक और स्कीम के तहत उनको रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन के लिए राशि मुहैया कराई जाए। तो ये 4 विकल्प हमारे सामने निकल कर आए हैं जो कि डॉक्टर मीरा के सामने है। इसको हम कहते हैं ना किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति। तो डॉक्टर मीरा के सामने एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, एक एथिकल डायलेमा आ जाता है, और यही एथिकल डायलेमा जो है हमारी केस स्टडी के जो पार्ट बी है, ये जिसको हमारे एथिक्स पेपर का पार्ट बी है केस स्टडीज, उसके अंदर ये केस स्टडी जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है। ऐसी परिस्थितियां सरकारी मुलाजिमों के सामने अक्सर आती है। अब लास्ट में है कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है। देखिए 4 विकल्प हम लोगों ने देख लिए। अब चारों विकल्प में से कौन कौन से विकल्प लागू किए जा सकते हैं? एक सबसे अच्छा होगा, एक उससे कम अच्छा होगा, उससे कम अच्छा होगा। तो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन डॉक्टर मीरा के लिए है टू रिक्यूज हरसेल्फ फ्रॉम ड्राफ्टिंग द पॉलिसी, यानी कि अपने आप को इस पॉलिसी बनाने से दूर कर लें, अलग कर लें, किसी और को इसकी जिम्मेदारी दे दें। बेस्ट तरीका तो ये होगा ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो ही ना, क्योंकि दूसरा आदमी जब बनाएगा उसके तो संबंध डॉक्टर राघव से है नहीं, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण जो असमंजस की स्थिति थी डॉक्टर मीरा के सामने, वो भी समाप्त हो जाएगी। By stepping away from the process, she ensures that the policy is developed impartially। तो चूंकि वो अपने आप को विमुख कर लेंगी इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन से, तो इसलिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा और पॉलिसी जो है वो निष्पक्ष भाव से जो है बनाई जा सकेगी, और उसके अंदर कोई भी अनौचित्य नहीं आएगा, इम्प्रोप्राइटी नहीं आएगी। और दिस विल हेल्प मेंटेन credibility of the policy and the Indian Ministry of Health and Welfare डॉक्टर। सो इसके कारण क्या होगा कि जो पॉलिसी भारत सरकार का ये मंत्रालय जो बना रहा था वो निष्पक्ष होगी और लोग उसको पसंद करेंगे कि एक अच्छी पॉलिसी निकल के आई है जिन्होंने अपने सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर यानी पेशेंट्स का ध्यान रखा है। डॉक्टर मीरा कैन स्टिल एडवोकेट फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर। डॉक्टर मीरा जो है, जो उनका स्वप्न था कि कम से कम दाम पर दवाइयां उपलब्ध हों, अब भी जो भी उनका स्थान लेगा वो उनको किसी न किसी तरीके से इस बात के लिए राजी करवाने की कोशिश कर सकती हैं कि ताकि वो जो है उनकी जो विचारधारा है डॉक्टर मीरा की उससे सहमत हो जाएं और दवाओं के दाम कम कर सकें। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर मीरा अपने आप को बाहर रखते हुए भी उन अधिकारी को, जो अधिकारी अब इंचार्ज बनाए जाएंगे,
किसी न किसी तरह से अपने आर्गुमेंट से ये बता सकती हैं कि देखो, इस पॉलिसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमें ख्याल रखनी है कि कम दाम के ऊपर दवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें। And can still advocate for affordable healthcare and share her knowledge and expertise. डॉक्टर मीरा की बहुत अच्छी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, तो वो अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकती हैं। बट शी शुड डू दैट इन ए मैनर दैट डज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ड्राफ्टिंग प्रोसेस। लेकिन उनको ये बहुत ही सोच समझकर विचार करके करना होगा, ताकि ये ना लगे कि वो पॉलिसी बनाने में किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस कर रही हैं अपने कलीग को। उनको कन्विंस करके, उनको समझा बुझा के कि इसके क्या-क्या परिणाम अच्छे होंगे, इस प्रकार से समझाना होगा, गुण दोष के ऊपर बताना होगा, बजाय इसके कि उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। तो ये हमारा सबसे अच्छा कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि डॉक्टर मीरा अपने आप को दूर कर सकें। तो ये आज हमने इस केस स्टडी के बारे में चर्चा करी, और बहुत ही शीघ्र हम आपके सामने एक दूसरी केस स्टडी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कृष्ण मोहन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।